गाइस वेलकम बैक। तो कोरोना का लॉकडाउन और बढ़ गया और चलता रहेगा, कोई नहीं जानता अभी तो एट प्रेजेंट में कि आगे अब सिचुएशन क्या होगी। तो इस वक्त हमारे यहाँ कोरोना के केसेस इंडिया के अंदर कुछ इतने चल रहे हैं जिसमें रिकवर इतने कर गए और इतने लोगों की डेथ हो गई। वही वर्ल्ड में इतने केस हैं और वर्ल्ड में इतनी डेथ हो गई और इतनी रिकवरी हो गई। तो लॉकडाउन खुल मतलब कई जगह खोल दिया गया है। तो रेलवे का जो मजदूरों को इधर से उधर लाने का मतलब उनके घर पहुंचाने का जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनका खर्चा उठाएगी। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि वो अप रूलिंग में नहीं है, अपोजिशन में, फिर भी वो खर्चा उठा रही है। तो मतलब एक तरीके से एक नेशनलिज्म की भावना दिखाई है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। सोनिया गांधी को हम सल्यूट करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक हमारा पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करें और पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली में पॉपुलेशन, बहुत से लोग जो है क्या कहते हैं, डायरेक्टली पॉपुलेशन नहीं बोल पाते। कुछ लोग डिफरेंट बोल देते कि इतनी सीट्स ही नहीं थी, इतना ये नहीं था, वो नहीं था। अगर हम देखें तो किसी भी देश में आजकल जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आ रही है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एजुकेशन की इतनी सीट्स नहीं है जितनी रिक्वायर्ड है, कि हमारे यहाँ जो बच्चे वो प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाते। यही रीज़न है इंडिया और चाइना में माइग्रेशन क्यों बढ़ गया। माइग्रेशन क्यों बढ़ गया मतलब इधर के जो प्रोफेशनल्स है, जो कुछ बन जाते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स है जो थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, वो इधर क्यों नहीं रहना चाहते। क्योंकि इधर का जो सबसे बड़ा रीज़न है पॉलिटिक्स, हर चीज़ की। मतलब आप ये देखिए, एक लाइन लगी हुई है 100 लोगों की जिसमें आपका नंबर 100 है। तो आप चाहोगे कि आपके पास टाइम की कमी है तो आप अपना काम पहले कराना चाहोगे, और पहले कराने के लिए आप पैसे दोगे। अब पैसे दोगे तो फिर आपका काम पहले हो जाए। अब सवाल ये आया कि हमने एक तरीके से ब्लेम तो कर दिया कि करप्शन हो गया, लेकिन वो 100 लोगों की लाइन लगी ही क्यों है। तो रीज़न यही है, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन, जगह नहीं है लोगों के पास रहने के लिए, खाना नहीं है लोगों के पास रहने के लिए। मतलब अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, सब ने कुछ ना कुछ किया है, सीट्स बढ़ाई है। लेकिन उतना क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जिस ग्रोथ रेट के साथ वो ये चीज़ें करते हैं उसके दुगने तिगने ग्रोथ रेट के साथ हम आबादी बढ़ा रहे हैं। हर साल जब हम एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट भी परेशान हो ही जाएगी ना, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से लाएगी। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मतलब एक तरीके से हमसे फैसिलिटीज़ में बेहतर माना जाता है। यही रीज़न है कि हमारा जो माइग्रेशन है वो यूरोपियन कंट्रीज, जापान या फिर सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया, या फिर इधर क्या कहते हैं अमेरिकन कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको पता पॉपुलेशन कंट्रोल है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल में लेने के लिए कई सारी, आपको याद होगा इमरजेंसी लगाई गई थी। इंदिरा गांधी ने, वो इकलौती पॉलिटिकल लीडर थी जिसने इस बारे में सोचा, और ठीक भी सोचा कि नसबंदी। लेकिन नसबंदी जो है क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन इज़ नॉट अ गुड एग्जाम्पल, या फिर हम ये नहीं कह सकते स्टेरिलाइजेशन इफेक्टिव है। क्योंकि एक तरीके से गुड इनिशिएटिव था। इंदिरा गांधी के टाइम पे ये आया था, हम दो हमारे दो। तो इस नारे के साथ, क्योंकि टू चाइल्ड पॉलिसी का एक अच्छा था, अगर मान लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, और मतलब लड़की विधा हो गई, मान लीजिए चली गई, और एक बहू आ गई, तो फिर मतलब एक तरीके से इक्विलिब्रियम बना रहता है चाइल्ड सोसाइटी, वो क्या कहते हैं पॉपुलेशन में, सोसाइटी का सेक्स रेशियो भी मेंटेन रहता है, बाकी सारी चीज़ें भी मेंटेन रहती हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इंदिरा गांधी की इसी वजह से गवर्नमेंट भी चली गई थी। एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया था उन्हीं के खिलाफ, जिन पे एक कम्युनिटी या फिर वो जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ पे टारगेट करने का आरोप लगाया गया, और बहुत से ऐसे लोगों को भी स्टेलाइज कर दिया गया जिनके पता चला जो अनमैरिड थे, सिंगल थे। और बहुत से लोगों के साथ पता चला ये भी हुआ था, देयर वर मिलियंस ऑफ पीपल हु वर स्टेलाइज ड्यूरिंग द एर। उसी का कॉन्सेप्ट लेके चाइना ने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी का रीज़न है कि आज जो है चाइना जो है क्या कहते हैं, चाइना में पॉपुलेशन कंट्रोल है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन कंट्रोल है, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल, उनका पॉपुलेशन फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे हम लोग हैं। हम लोग भले पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं, हम दोनों देश, लेकिन एक अगर हम पॉपुलेशन पर डेंसिटी में देखें तो हम लोग काफ़ी पीछे, क्योंकि हमारे पास एरिया भी बहुत है। अब
पॉपुलेशन का, जैसे कि हमने कही कि वन चाइल्ड पॉलिसी लाए थे, तो वन चाइल्ड पॉलिसी जो था वो सबसे बड़ा फेलियर था। वन चाइल्ड पॉलिसी को मैं सबसे बड़ा फेलियर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी जब आप पे ये इम्प्लीमेंट किया गया कि आपको एक ही बच्चा है, तो फिर जैसे कि मैं आपको जानता हूँ मेल डोमिनेंट वर्ल्ड है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो जब एक ही बच्चा है तो फिर पता चला सब यही चाह रहे थे कि उनका लड़का ही हो। तो लड़के की चाह में पता चला फोर्स अपॉर्शन बहुत सारे होने लगे कि जितनी भी लड़कियां थी उन सबको लोग मारने लगे। इसी वजह से जेंडर इम्बैलेंस हो गया, जेंडर इम्बैलेंस हो गया, जिस वजह से ब्राइड ब्राइबरी शुरू हो गई। मतलब एक हम ये समझ लीजिए कि इंडिया में प्रथाएं दहेज जैसी, अगर हम माने इसको उल्टा कर दे कि लड़कियां बहुत कम है लड़के ज़्यादा है, तो फिर पता चला उल्टा होगा, उल्टा लड़कियों को पैसे दिया जाएगा, लड़के को कुछ नहीं दिया जाएगा। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। जो सेक्स रेशियो वो 1000 पे काउंट किया जाता है, लेकिन चाइना की चाइना की कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई कि 100 लड़कियों पर 122 लड़के, मतलब अगर हम 1000 पे काउंट करें तो 222, मतलब अगर 22% ज़्यादा लड़के हैं इस पॉपुलेशन में। अब हम बात करें कि सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन इसका जो है वो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो बहुत ही लंबा प्रोसेस है लेकिन रिलायबल है। रिलायबल क्यों है? क्योंकि आज भी अगर मैं बताऊं 8th क्लास से एक चैप्टर शुरू हो जाता है साइंस में, जो बहुत से स्कूलों में छुड़वा दिया जाता है क्योंकि हम लोग उस टॉपिक को एक टैबू मानते हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया नहीं बहुत सी एशियन सोसाइटीज़ में उसे टैबू माना जाता है। अगर हम बात करें जैसे कि मैंने कहा कि सिस्टम, तो एजुकेशन सिस्टम क्यों मैंने कहा, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि फर्टिलिटी इंडेक्स। फर्टिलिटी इंडेक्स पहले ही मैं आपको बता दूं, फर्टिलिटी इंडेक्स मतलब ये एक एवरेज वुमेन कितने बच्चों को जन्म देती है। तो हम टॉप फर्टिलिटी इंडेक्स से बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नाइजर, फिर सोमालिया, कॉन्गो, माली, चड, अंगोला, ब्रूंडी, नाइजीरिया, गाम्बिया, युगांडा, तंजानिया, मोज़म्बिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, गाना, साउथ सूडान, जाम्बिया, सेनेगल, कैमरून और फिर अफगानिस्तान। मतलब अगर हम बात करें अफगानिस्तान को हटा दीजिए, अब ये जितने भी मैंने नाम लिए ये सारे अफ्रीकन देश थे जिनका लिटरेसी रेट बहुत ही आप जानते हैं। अब नाइजर जिसे मैंने सबसे पहले नाम लिया, इसका जो फर्टिलिटी रेट है वो 7 है, मतलब एक माँ 7 बच्चों को जन्म देती है, एक एवरेज निकाला जाए। लेकिन अगर हम इसी को अपोजिट में करें कि मतलब फर्टिलिटी रेट किसका कम है, तो अब ये वो देश निकल के आएंगे जो इनका लिटरेसी रेट ज़्यादा है। जैसे कि साउथ कोरिया का सबसे कम है 1.1, 1 पॉइंट, मतलब कि एक एवरेज बात करें तो एक कपल के सिर्फ एक ही बच्चा होता है, एक माँ सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है। पोर्तो रिको, हांगकांग, मकाओ, सिंगापुर, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, जापान, यही रीज़न है कि इन देशों में टेक्नोलॉजी के विकास में इतना लगे हुए हैं, जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे देश, कि पता चला पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ रही है। और ये रीज़न है इनके बूढ़ों की पॉपुलेशन बढ़ गई है, एक्सपेक्टेंसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से बूढ़े मर भी नहीं रहे और जवान इतने आ भी नहीं पा रहे हैं। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.4 है, 2.4 है। अगर हम बात करें इंडिया को, जो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है सेकंड नंबर पे, तो फिर इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो भी कुछ बुरा नहीं है, 2.2, मतलब अगर हम बात करें तो लगभग 2 बच्चे। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे बहुत से भी कपल्स हैं जो अनमैरिड और सिंगल रहते हैं इंडिया के अंदर, और ऐसे बहुत से भी बच्चे जैसे कि लेबर क्लास है। अगर मैं आपको बात करूँ, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपका जो सीनियर होगा या बॉस होगा जो भी मतलब एज्ड होगा, उसके आप बच्चे देखना, और आपके घर पे जो काम वाली काम करने आती है आप उसके बच्चे देखना, मतलब कितने बच्चे हैं और बच्चों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। बस ये ऑब्जर्वेशन आपको करनी है। तो अब इंडिया के आसपास के देशों का हम करते हैं। भूटान का 2 है, नेपाल का भी 2 है, श्रीलंका 2.2, म्यांमार 2.2, बांग्लादेश जिसे हम घना और डेंसिटी में टॉप 3 में आता है वो भी 2.1 है। लेकिन पाकिस्तान का साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है, वो है 3.6। मतलब हम ये कह सकते हैं पाकिस्तानी महिला, एक महिला 3 बच्चों को देती है और दूसरी महिला 4 बच्चों को जन्म देती है, ये हम आराम से बोल सकते हैं। और ये रीज़न अगर हम बात करें तो ये रीज़न हमारे इंडिया पे भी इम्प्लीमेंट होता है। अगर हम बात करें फर्टिलिटी रेट जिन स्टेट्स का ज़्यादा है तो वो बिहार, फिर उत्तर प्रदेश। लिटरेसी रेट
आप समझ गए होंगे कि इनका ही सबसे कम है। और फर्टिलिटी रेट सबसे कम किनका? सिक्किम, मणिपुर, दिल्ली, गोवा, लक्षद्वीप। लिटरेसी रेट इनका ज़्यादा है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लिटरेसी रेट और फर्टिलिटी रेट एक दूसरे के अपोजिट चलता है। और यही रीज़न है कि एजुकेशन को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। अब आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे कि रक्षा बजट पे तो पूरी दुनिया इन्वेस्ट कर देती है। सबसे बड़ा जो बजट होता है किसी भी देश का वो रक्षा बजट होता है। और यही रीज़न था कि कोरोना के टाइम पे हम सब फेल हो गए, क्योंकि हमने मेडिकल बजट तो यूज़ किया ही नहीं। अब हम बात करें एजुकेशन का जो बजट है, वो अगर हम बात करें 2014 से लेके आज तक डिक्रीज होता हुआ चला गया, और इस वक्त कुल इतना परसेंट है एजुकेशन का। तो सोचने वाली बात है कि हम इन्वेस्ट ही नहीं करते एजुकेशन पे। लेकिन अगर हम बात करें जापान या साउथ कोरिया, इन जैसे देशों की जिन्हें हम टेक्नोलॉजी का भगवान कहते हैं, उनका आप एजुकेशन बजट देखिए इन देशों का, सोचना आप ही को है। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक नई राह दे सकती है।